हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज में सेंसर में। और हम लोग का टॉपिक चल रहा है केमिस्ट्री में आपका केमिकल कॉन्टेक्स। और केमिकल कॉन्टेक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या दोस्तों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में देखा हम लोगों ने कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, ठीक है, और उसके विशेष लक्षण क्या क्या हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने उसके जो अभिकारक की जो सारताओं घातें थी उनके आधार पे कुछ अभिक्रियाओं के नाम लिए हम लोग, जैसे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, है ना, इस प्रकार से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अभिक्रियाओं का वर्गीकरण कर सकते हैं किसके आधार पे, अभिक्रिया की कोटि के आधार पे। तो अभिक्रिया की कोटि के आधार पे जब अभिक्रियाओं का हम लोग वर्गीकरण करते हैं तो उसमें मुख्यतः हम लोग आपका जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और उसमें भी स्पेशली अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल पे, तो हम लोग केवल आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया तक हम लोग क्या है स्टडी स्पेशली करते हैं दोस्तों। और आइए उसी में देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा आज देखेंगे क्या हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, लक्षण क्या उसके हैं। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो आपके अभिकारक की सांद्रता है, ठीक है, वह आपका जो अभिक्रिया के दर पर किस प्रकार से डिपेंड करती है या नहीं करती है। आपकी जो सांद्रता है, जो अभिक्रिया की दर है, वो समय पे किस प्रकार से निर्भर करती है, ठीक है। दर और सांद्रता में रिलेशन देखेंगे, ठीक है, दर और समय में रिलेशन देखेंगे और उनके बीच में ग्राफ भी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ग्राफ से स्टडी करेंगे इसको हम लोग, ठीक है। तो बिल्कुल देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी इसमें टॉपिक कई हैं, ठीक है, छोटे छोटे, ठीक है, उन सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। इससे जुड़े हुए अर्ध आयुकाल की भी बात करेंगे और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे हम लोग। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग। क्या हम लोग का टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि तो हम लोग की टॉपिक है ये, ठीक है। इसको आप अभी पढ़ के आ रहे हो जस्ट पीछे, क्या था थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है। N1A प्लस N2B एरो मार्क, यहाँ पे कोई उत्पाद बन रहा है हम लोग का, ठीक है। ये कोई आपका केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है जनरल, ठीक है। अगर इसमें हम लोग बात करें इसके दर समीकरण की, ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा सा और अब मॉडिफाइड कर दे रहा हूँ लिखने का तरीका, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये प्रायोगिक जो प्रायोगिक दर है, ये प्रायोगिक दर समीकरण क्या है इसका, प्रायोगिक दर समीकरण जो हो गया इसका dr/dt का लो या फिर सीधे r कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप समझ चुके हैं आप इस चीज़ को। r इक्वल टू बात करें हम लोग तो सीधे क्या हो गया, r इक्वल टू k और एक्टिव मास ऑफ a टू द पावर n1 एंड एक्टिव मास ऑफ b टू द पावर क्या हो गया, n2 हो गया, ठीक है। तो अगर ये आपका प्रायोगिक दर समीकरण है दोस्तों, तो आप कह सकते हो कि आपकी जो अभिक्रिया की कोटि होगी, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, N1 प्लस N2, N1 प्लस N2, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अब यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि के आधार पे अगर हम लोग वर्गीकरण करें, कोटि की आधार पर अभिक्रिया का वर्गीकरण, अभिक्रिया का वर्गीकरण बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, मज़ा आएगा पढ़ने में। इसको आप देखेंगे बहुत ही इजी भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों ये, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि के आधार पे अगर हम लोग अभिक्रियाओं का, है ना, अभिक्रिया का वर्गीकरण करें तो उसमें देखेंगे आपकी जो, अगर हम लोग यहाँ पे कोटि देखें यहाँ पे दोस्तों, अब यहाँ पे आपका जो N1 है और N2 है, अभी और भी अभिकारक हो सकते हैं लेकिन हम केवल दो अभिकारक लेकर के ही इसको देख रहे हैं, क्योंकि कितना भी अभिकारक ले लें उनके अभिकारक के जो सांद्रताएं हैं उनके घातों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, कोटि मिलेगा, ठीक है। तो अगर N1 प्लस N2 इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो सकता है। N1 प्लस N2 इक्वल टू क्या हो सकता है, अभी आपका इसका माइनस में भी वैल्यू आ सकती है, निगेटिव हो सकता है। N1 प्लस N2 की जो वैल्यू है वो क्या है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, A/B के फॉर्म में भी सकती है, ठीक है। N1 प्लस N2 आपका जो है कोई जनरल वैल्यू सकती है कि इंटीजर सकता है, A B C D कुछ भी सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से N1 प्लस N2 की वैल्यू क्या है हम लोग की हो सकती है। तो हम लोग जो अभिक्रिया का वर्गीकरण करने जा रहे हैं उसमें स्पेशली हम लोग देखेंगे जीरो ऑर्डर, प्रथम और सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का कंडीशन क्या है, N1 प्लस N2 इक्वल टू 0 ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। पढ़ने के लिए जो पढ़ने जा रहे हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर N1 प्लस
N1 प्लस N2 इक्वल टू आप 1 ले लो, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या हो गई, आप जो है इसका N1 प्लस N2 इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग 2, है ना। स्पेशली हम लोग 2 ऑर्डर तक का स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर आपका उसके हायर ऑर्डर पे अगर देखना होगा तो कुछ फार्मूले देखेंगे और उसके कुछ यूजेज देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग डिटेल स्टडी किसी करेंगे, 0 ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की और सेकेंड ऑर्डर की स्टडी हम लोग डिटेल करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या कंडीशन बन सकती है यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, इसमें देखें हम लोग तो N1 0 करना है, तो आपका इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो यहाँ पे अगर N0 कब आएगा, ये N1 प्लस N2 0 कब होगा, जब N1 इक्वल टू भी 0 हो और आपका N2 इक्वल टू भी क्या हो 0 हो, ठीक है। जब N1 भी 0 होगा, N2 भी 0 होगा, तभी क्या होगा, N1 प्लस N2 क्या होगा 0 होगा। आप देख सकते हो, या फिर इसको आप कर सकते हो कि N1 इक्वल टू माइनस N2 हो, है ना। N1 इक्वल टू माइनस N2 हो, उस में जो है हम लोग कर सकते हैं कि आपका क्या है 0 आने की संभावना यहाँ पे है, ठीक है। तो हम लोग या मान सकते हैं कि अगर हम लोग का जो अभिकारक की सांद्रताएं हैं, अभिकारक की सांद्रताएं, ठीक है, उनकी घातें क्या हैं 0, उनकी घातें क्या हैं 0 है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो दर है वह अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर इस 1 की बात करें हम लोग, तो इसमें क्या हो सकता है, या तो N1 इक्वल टू 1 हो और N2 इक्वल टू क्या हो 0 हो। एक कंडीशन तो ये हो सकती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है हम लोग की, इसे मान लीजिए कि N1 इक्वल टू 0 हो और N2 इक्वल टू क्या हो 1 हो, तब 1 आएगा। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है इसकी, आपका N1 इक्वल टू हाफ हो और N2 इक्वल टू क्या हो 1/2 हो, ठीक है। तभी क्या है, जोड़ने पे क्या आएगा 1/2 प्लस 1/2 क्या आएगा 1 ही आएगा ना, ठीक है। और भी कंडीशन आ सकते हैं इसमें हम लोग, ठीक है। अगर आपके अभिकारक केवल 2 ही हैं, हो सकता है कि अभिकारक 3, 4, 5 हो सकते हैं, ठीक है। तो कई अभिकारक अगर हैं तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, अगर A B C D 4 अभिकारक हैं है ना, और उनकी घातें क्या है 1/4 1/4 उनकी घातें लगी हुई हैं, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी, ठीक है। तो आपका 1 आने की कंडीशन कह सकती हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा इसको ईजी करके ही देखेंगे, ठीक है, बहुत वो नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कुल मिला जो करके हम कहना ये चाहते हैं आपसे, ठीक है, ये कि आपका अगर अभिकारकों की सांद्रताओं की जो घातें हैं, अभिकारकों की सांद्रताओं की घातें क्या हैं, अगर 0 है, अभिकारकों की सांद्रताओं की घातें का योगफल क्या है 0 है, तो उसको बोलेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। अगर आपका जो N1 N2 का अगर आपका जो वैल्यू है 1 है, ठीक है, इन दोनों को सम करने पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोलेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और आपका अगर N1 प्लस N2 की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, तो इसको आप क्या बोलेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। तो सिंपल आप जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का प्रायोगिक दर समीकरण लिखेंगे, तो प्रायोगिक दर समीकरण में आए हुए अभिकारकों की जो सांद्रताओं की जो घातें होंगी, उन्हीं को देख करके हम बता सकते हैं कि हमारी जो अभिक्रियाएं हैं वो प्रथम कोटि की हैं कि द्वितीय कोटि की हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। तो अब आइए इन तीनों अभिक्रियाओं को बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे किसका, शून्य कोटि की अभिक्रिया का, शून्य कोटि की अभिक्रिया का, और कुछ इसके एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। हालांकि पिछले वाले पार्ट में थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दिया था आपको कि जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रियाएँ होती हैं, है ना, तापीय बटन वाली, ठीक है, वो क्या होती है शून्य कोटि की क्रिया होती है ना। परिभाषा की बात करेंगे आप, तो परिभाषा तो बिल्कुल इसकी सिंपल है, इसके डिफिनेशन तो क्या है बिल्कुल ही सिंपल है कि ऐसी अभिक्रिया जिसके जो आपका दर समीकरण है, दर समीकरण में आए हुए अभिकारक की सांद्रताओं की घातों पर अगर अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं कर रही है, तो उसको बोलेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। किसी अभिक्रिया के दर समीकरण में, ठीक ना, जो अभिक्रिया की दर है, ठीक है, वह अगर अभिकारकों की सांद्रताओं के पर निर्भर नहीं करती हो, तभी उसको बोलेंगे क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया। जैसे सपोज दैट यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, कोट को जोड़ के तो समझ गए कि N1+N2 क्या मान क्या आ गया 0 आ गया, तो शून्य कोटि होगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे देखो आप कि अगर A से B बन रहा है, ये आपका क्या हो गया अभिकारक हो गया, ये क्या है हम लोग का अभिकारक है, ये क्या है हम लोग का उत्पाद है। अगर इसके लिए दर समीकरण लिखा जाए, दर समीकरण जनरल लिखा जाएगा, तो R = K
है ना, आर इक्वल टू के, ये आप कर सकते हो कि एक्टिव मास ऑफ ए, है ना, एक्टिव मास ऑफ ए, ठीक है। ये आपका हो गया दर समीकरण इसका। तो अगर इससे देखेंगे हम लोग तो लग रहा है कि इसकी पावर क्या है, 1 है यहाँ पे। तो ये अगर ये क्या है, सिंपल इस रिएक्शन को देख के लिखा जा रहा है। अगर इसी बात को कर दें, प्रायोगिक बात करें, इसका प्रायोगिक दर समीकरण की बात करें, प्रायोगिक दर समीकरण का मतलब क्या हो गया। देखो दोस्तों, ये जो दर समीकरण लिखा गया है, इसने हम लोगों ने क्या किया, केवल रिएक्शन को देख करके लिख दिया। रिएक्शन में ए का जो गुणांक है कितना है, 1 है, दर समीकरण में गुणांक क्या है, 1 है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो दर समीकरण जब प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा तब तो हमें क्लियर होगा कि हमारा जो समीकरण जो दिया हुआ है, जो विक्रिया दी हुई है, वह किस कोट की है। तो प्रायोगिक दर समीकरण लिखा गया आर इक्वल टू, तो मालूम चला हम लोग का कि यह आपका जो अभिक्रिया का दर है इस अभिकारक के सांद्रता के जीरो ऑर्डर पे, जीरो घात पे क्या है, निर्भर करती है, जीरो घात पे निर्भर करती है। अब इसका मतलब समझे हम लोग, इसका मतलब क्या है, मेन चीज़ यहीं से शुरू होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन समझना है तो हम लोग यहीं से समझ सकते हैं। आपका जो ये आर इक्वल टू ये जो दर है, अभिक्रिया की जो दर है वो क्या हो गया, यहाँ पे के हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर 0। तो ये 0 क्या बता रहा है कि ए का कोई भी मोल, ए के किसी भी मोल पे जो परिवर्तित हो रहा है, अभिक्रिया में भाग ले रहा है, उसके किसी भी मोल पे दर निर्भर नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि मोलों की संख्या बढ़ रही हो या फिर घट रही हो, अभिक्रिया के दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है ये मत सोचिएगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई तो अभिकारक ए है ही नहीं, अभिकारक ए की कोई सांद्रता ही नहीं है, नहीं, बिल्कुल ये रॉन्ग है, ठीक है ना। आपका अभिकारक है वहाँ पे, बिना अभिकारक के रिएक्शन हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं सकता है। तो यहाँ पे अभिकारक तो अभिक्रिया के अंदर है, लेकिन जो अभिक्रिया की दर है वह उस अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम खूब ज़्यादा अभिकारक ले लें या फिर अभिकारक को कम कर दें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपका दर उसकी सांद्रता पर निर्भर कर ही नहीं रही है, ठीक है। शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है दोस्तों, ठीक है, ये क्या होती है, पूर्ण अभिक्रिया होती है। क्या होती है, पूर्ण अभिक्रिया होती है, ठीक है। यह अभिक्रिया जब तक अभिकारक की सांद्रता रहेगी तब तक क्या है, वो चलती रहेगी, और जब अभिकारक की सांद्रता समाप्त हो जाएगी तभी जा करके क्या है, अभिक्रिया क्या होती है, रुकती है दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ पे अभी इसका ग्राफ से देखेंगे हम लोग तो और समझ में आएगा। फिलहाल ये बात करें इसका और डिटेल करें इसको, तो यहाँ पे दर क्या हो गया, आर इक्वल टू क्या हो गया, के। देखो दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हो किसी का जो घात अगर 0 हो, किसी की घात क्या हो, शून्य हो, तो उसका मान क्या होता है, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी घात कितनी है, 0 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, के। तो आर इक्वल टू के। अब यहाँ से तो बिल्कुल आप नहीं कहोगे ना कि भाई क्या ये कांस्टेंट क्या है ना, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे कि आर इक्वल टू के। आर इक्वल टू क्या हो गया, नियत हो गया, नियतांक हो गया, है ना, नियतांक हो गया। क्यों, के क्या है, कांस्टेंट है, चाहे वेग स्थिरांक हो चाहे कोई स्थिरांक हो, क्या है, नियतांक है। तो जब आर नियतांक हो गया तो दर क्या हो गई, दर हो गई नियत, दर क्या हो गई, नियत हो गई। जब दर नियत हो गई इसका मतलब कि दर न बढ़ेगी न घटेगी, न दर बढ़ने वाली है न दर घटने वाली है, ठीक है। इसका मतलब एक शार्ट में बता दें आपको, तो जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर जो होती है, ठीक है, वह अभिकारक के सांद्रता, ध्यान दीजिएगा, अभिकारक के सांद्रता या समय पर निर्भर नहीं करती, समय पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर समय पर निर्भर करती तो भी अभिक्रिया की दर बदलनी चाहिए, अगर वो उसकी सांद्रता पर निर्भर करती, ठीक है, तब भी क्या है, दर बदलनी चाहिए। लेकिन दर क्या है, नियत है, इसका मतलब न वो समय पर निर्भर कर रही है न वो आपके अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो एक इसमें से आपने पॉइंट निकाला कि क्या निकाला कि आर डज नॉट डिपेंड्स, है ना, ये क्या है, ये डिपेंड नहीं करता, ये निर्भर नहीं करता। आर जो है
एक्टिव मास ऑफ ए या टाइम टी, समय टी पर निर्भर नहीं करती, नहीं करती। ठीक है, कुछ और बातें जाने इसके बारे में हम लोग। ठीक है, आपका इसमें क्या है, जो जब तक अभिकारक रहेगा, अभिकारक सांता रहेगी, तब तक क्या है, अभिक्रिया होती रहेगी। अभिक्रिया क्या होगी, ये समाप्त होकर के ही रुकती है। ठीक है, ये आपका क्या है, जब तक अभिकारक की सांता रहेगी, यानी कि जो अभिकारक आप लिए हैं, यानी कि पूर्ण अभिकारक समाप्त हो जाएगा, तभी क्या है, अभिक्रिया क्या होगी मतलब खत्म, समाप्त होगी। यानी कि अभिकारक के समाप्त होने पर, अभिकारक के समाप्त होने पर ही यह अभिक्रिया रुकती है, यह अभिक्रिया रुकती है। ठीक है, यानी कि यह एक क्या है, यह एक पूर्णता को प्राप्त करने वाली अभिक्रिया होती है। जो शून्य कोटि की अभिक्रिया दोस्तों, ठीक है, वो क्या है, पूर्णता को प्राप्त करने वाली क्या होती है, अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसमें आपका जो पूर्ण अभिकारक जो होता है, एक नियत समय में क्या है, आपका उत्पाद में बदल जाता है। ठीक है, यानी कि आपका इस अभिक्रिया में क्या होता है, पूरा अभिकारक नियत समय में उत्पाद में बदल जाता है। ये आपके कुछ 3-4 पॉइंट्स हो गए इससे जुड़े हुए। ठीक है, कि आपका जो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल इसके देख लीजिए आप। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया बिल्कुल समझ चुके हैं आप कि वह अभिक्रिया जिसकी दर जो है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर न करे, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर न करे, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, शून्य कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं दोस्तों। शून्य कोटि की अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं आपने देखा यहाँ पे। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसमें और एक पॉइंट में जोड़ देता हूँ, ये पे याद रखिएगा कि जो आपके उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रियाएं होती हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है, जो अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, शून्य कोटि की होती हैं, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, वो अभिक्रियाएं क्या होती हैं, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं के बारे में आपने जान लिया। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स 1-2 इसके देख लीजिए। जैसे आपका जो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाम सुना होगा N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो उसका जब हम लोग, जो लोहे का चूड़ होता है, लोहे का चूड़ होता है, उस लोहे के चूड़ की उपस्थिति में जब हम लोग उसका तापीय अपघटन कराते हैं, लोहे के चूड़ की उपस्थिति में जैसे क्या करते हैं, तापीय अपघटन कराते हैं, तो हम लोग का जो वह अभिक्रिया वहाँ से प्राप्त होती है वो होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे N2O है हम लोग का, और यहाँ पे क्या है, AU का चूड़ है, AU चूड़ हम लोग का है। ठीक है, छोटे छोटे चूड़ उसके हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या कराया गया, तापीय अपघटन कराया गया, तापीय अपघटन कराया गया, तापीय अपघटन कराया गया। क्या बन जाता हम लोग का, बन जाएगा हम लोग का 2N2+O2 सिंपल सा, तो बना हम लोग का 2N2+O2। ये इसका अपघटन हो गया, तापीय अपघटन हो गया इसका। जब तापीय अपघटन हो जाता है तो अब इसका अगर दर लिखना चाहेंगे समीकरण को देख के दोस्तों, इसका दर क्या होगा, इसका R क्या होगा, तो लगता है ऐसे 2N2 होता है यहाँ पे, तो इसका दर क्या हो जाएगा, देखने से क्या लग रहा है, K और आपका एक्टिव मास ऑफ N2O का स्क्वायर, ये होना चाहिए। देखने से तो ये लग रहा है हम लोग को, समीकरण देखेंगे तो क्या लगेगा कि समीकरण को देख तो अभिक्रिया दर बनाएंगे तो ये बनेगा आपका। लेकिन दोस्तों अभी मैंने कहा कि इसको ऐसे देख के नहीं बनाना है। ये क्या है, जब कोटि की बात जब भी होगी तो हम लोग हमेशा दर क्या होगी, प्रायोगिक होगी दोस्तों, क्योंकि जो कोटि होती है वो प्रयोगों द्वारा ही क्या होती है, निर्धारित होती है। तो प्रायोगिक इसकी दर क्या हो जाएगी, प्रायोगिक दर R क्या हो जाएगी दोस्तों, K। ठीक है, और ये देख प्रयोगों से मालूम चला कि N2O के किसी भी
सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, जब इस पर निर्भर नहीं करेगा सिंपल सा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप कह सकते हो कि यह कैसी अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ये अभिक्रिया क्या हो गई, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई। ऐसे ही आपने हाइड्रोजन आयोडाइड का नाम सुना होगा। जब हाइड्रोजन आयोडाइड का नाम जो होता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड का नाम, ठीक है ना, सॉरी हाइड्रोजन आयोडाइड का नाम जो सुना होगा आपने, तो उसमें क्या होता है, आप जो है जब उसका तापीय अपघटन कराते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो वहाँ पर भी क्या होता है, आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। ठीक है, 2HI ये है, और यहाँ पे क्या लगाया आपने, उत्प्रेरक लगा दिया, और यहाँ पे क्या किया आपने, ये बन गया आपका H2, ठीक है, और प्लस क्या हो गया I2। ये भी क्या हो रहा है, तापीय अपघटन हो रही है, तापीय अपघटन ये भी हो रहा है, तापीय अपघटन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका दर लिखेंगे, ठीक है, बिना सैद्धांतिक दर लिखेंगे, और सैद्धांतिक कौन सा दर, थ्योरेटिकल सैद्धांतिक दर लिखेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, सैद्धांतिक दर हो जाएगा इसका K, और हाइड्रोजन आयोडाइड पे कितना, 2 घात लगेगा। लेकिन ये क्या है, सही नहीं है, क्योंकि हमें लिखना क्या है, प्रायोगिक लिखना है, ठीक है ना, उल्टा, ठीक है ना, तो ये आप देख रहे हो जो दर है इसका जो है, इसको अगर हम प्रायोगिक रूप से लिखें अगर, तो क्या हो जाएगा, प्रायोगिक दर क्या हो जाएगी इसकी, R इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा K। ठीक है, अब यहाँ पे देखा गया प्रयोगों द्वारा, तो इसके किसी भी घात पे वो निर्भर नहीं कर रहा है, किसी भी घात पे निर्भर नहीं कर रहा है, 0 घात पे निर्भर कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया कैसी है, शून्य कोटि की, कैसी है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल इसको आप जब भी देखना होगा कोटि, तो कोटि देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा जो है हमें प्रायोगिक दर को ही देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रायोगिक दर देखेंगे तभी हम कह पाएंगे कि वह शून्य कोटि की है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ऐसे ही जो अमोनिया की अभिक्रिया होती है दोस्तों, मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में होती है ना, 2NH3 है। ठीक है, अब ये किस में टूटता है, आपका N2 + 3H2 में टूटता है मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में। ठीक है, इसका भी क्या हो रहा है, तापीय अपघटन नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अगर इसका सैद्धांतिक दर लिखेंगे R इक्वल टू, तो क्या लगेगा, वही चीज़ अभी बता रहा था, मैं बार बार बता रहा हूँ वही चीज़ कि रजिस्ट्री पे क्या है 2, लेकिन ये सही नहीं है। इसका प्रायोगिक दर देखेंगे हम लोग, प्रयोगों द्वारा देखा गया, तो प्रायोगिक दर R इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है, K, और एक्टिव मास ऑफ NH3 पे कितना घात, 0। तो कैसी अभिक्रिया हो गई, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई, यानी कि ये भी क्या है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, ऐसे ही जल के ऊपर आपका जो होता है उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 और Cl2 है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल के ऊपर जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करते हैं यहाँ पे, तो क्या बनता है, 2HCl बनता है। अगर सैद्धांतिक दर लिखेंगे इसका, तो क्या होगा, आपका वो होना चाहिए आपका R इक्वल टू K एक्टिव मास ऑफ H2 इंटू एक्टिव मास ऑफ Cl2, यानी दर क्या होगी, 2 होनी चाहिए, कोटि क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली होती नहीं है। R इक्वल टू K, यहाँ पे क्या होता है, H2 पे 0 पावर और Cl2 पे क्या होता है, 0 पावर। तो क्या होता है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल ये भी है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हो गए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। और बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ पे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया, कि अगर उस आपके जो अभिकारक है उनकी घात, उनकी सांद्रताओं के घात क्या हो, 0 हो, तो अभिक्रिया कैसी होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। यानी कि आप इसको दूसरे शब्दों में कहें, इन जो 4-5 पॉइंट बताए हैं इसके हिसाब से, तो अगर अभिकारक की सांद्रता हम बदल रहे हैं लेकिन अभिक्रिया की दर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब भी हम लोग की अभिक्रिया कैसी होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गया आपका बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अभी इसको अगर हम लोग एक जनरल इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करें इसका, ठीक है, एक सामान्य इक्वेशन इसका बनाने की कोशिश करें, तो देखिए यहाँ पे ये आपका कोई रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, कोई प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, जब ये आपका t इक्वल टू 0 समय था, t बराबर 0 समय पर प्रारंभ में, तो आपका इसका क्या था, मान लीजिए कि इसका ये आपका प्रारंभिक सांद्रता थी इसकी, और प्रोडक्ट की सांद्रता क्या थी, 0 थी। ठीक है, जब कुछ समय बाद आप देखेंगे, कुछ समय बाद, तो आपका क्या हो जाएगा,
ठीक है। कुछ समय बाद, टी समय बाद, जब आप टी समय पश्चात देखने गए अभिक्रिया को, तो अभिकारक की सांद्रता क्या इससे चेंज होकर के ये बन गई थी, ठीक है। और कुछ मात्रा में क्या है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है। कुछ मात्रा में क्या है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया था, यहाँ पे यक्स कर सकते हैं, यानी कि ये जितना आप रिएक्टेंट चेंज हुआ होगा उतना क्या है, प्रोडक्ट आपका फॉर्म हुआ होगा, ठीक है। तो अगर इस अभिक्रिया के लिए दर समीकरण की बात करेंगे, आप अभिक्रिया के लिए दर समीकरण की बात करेंगे, तो दर क्या होता है, दर क्या होती है, अभिक्रिया की दर क्या होती है, ठीक है। आपको पता ही है कि डी आर अपान क्या होता है, डी टी, डी आर अपान डी टी, ठीक है। डी आर अपान डी टी, ये क्या हो गया, आपका दर हो गया अभिक्रिया के लिए, ठीक है। और अगर इस अभिक्रिया की दर को अगर हम लोग बिल्कुल और सिंपल करके लिखें अगर, ठीक है, सिंपल करके इसको लिखा जाए, तो आप इसे समझिए, इसी चीज़ को अगर हम इसकी प्रारंभिक सांद्रता को ए मान लेते, ठीक है, ए मान लिए, तो कुछ समय बाद ए क्या किया, डिक्रीज करना शुरू किया, ठीक है। आज जो प्रोडक्ट है वो क्या है, इंक्रीज करना शुरू किया, तो ए में से कुछ मात्रा क्या है, मान लीजिए घट गई, एक्स घट गई, ठीक है। तो कितनी बची होगी, यहाँ पे आर का मान क्या हो गया, यहाँ पे इसका मान हो गया, पहले ए था और यक्स क्या हो गया, कम हो गया, तो ए माइनस यक्स, ठीक है। और जो आपका पी था उसका मान जीरो से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचा, यक्स तक पहुँचा, तो उसका मान क्या हो गया, यक्स हो गया, ठीक है। तो आप सीधे सीधे इसको क्या बोल सकते हो कि जो अभिक्रिया का बदलने का जो दर है समय के साथ, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कितना चेंज हुआ, पहले ए था, ठीक है, पहले कितना था, ए था, फिर क्या हो गया, बदल करके ए माइनस यक्स हो गया, तो कितना परिवर्तन हुआ, पहली मात्रा में से बाद वाली मात्रा को क्या करें, घटा दें, तो परिवर्तन हो गया। उस परिवर्तन को किसके साथ सापेक्ष देखें, समय के सापेक्ष देख लेंगे, समय के सापेक्ष, ठीक है। तो पहली मात्रा में से अंतिम मात्रा घटा दिया, समय के सापेक्ष परिवर्तन देख लिया, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कैसी होती है दोस्तों, ठीक है, वह क्या करती है, वह केवल कांस्टेंट पे निर्भर करती है, उसकी किसी सांद्रता की कितनी घात पे, सांद्रता के 0 घात पे निर्भर करती है। यानी कि यहाँ पे कह सकते हो कि आपका जो आर है उसके 0 घात पे निर्भर करेगी दोस्तों। तो क्या हो गया, ये 0 हो गया आपका, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 1, यानी कि इसको हम कह सकते हैं अब कि ए माइनस एक्स अपन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। अभी इस ब्रैकेट को तोड़ोगे आप, तो यह क्या होगा, माइनस से ए से क्या होगा, कट जाएगा, माइनस को प्लस करेगा, तो यक्स अपान टी इक्वल टू क्या होगा, के, यक्स अपान टी इक्वल टू के हो गया। के क्या है, वेग स्थिरांक है, और यक्स क्या है, लुप्त हुई मात्रा। टी समय में अभिकारक की जो उत्पाद में बदलने वाली मात्रा है वो क्या हो गई, टी हो गई, ठीक है। हाँ, अगर आप इसको दिखाना चाहते हो किसमें, नेगेटिव में, तो इसको आपका जो अभिक्रिया की दर है उसको क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव लिख सकते हैं। तो क्या है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव क्या बताएगा कि जो अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, घट रही है। नेगेटिव का मतलब बस इतना ही है कि अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, घट रही है। अभिक्रिया का दर नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती है, केवल वह जो माइनस या प्लस हम लोग लगाते हैं वो किसके लिए, बस यह दिखाने के लिए कि हम लोग का अभिकारक की सांद्रता घट रही है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका निकल गया एक्स बाई टी इक्वल टू के, ठीक है। ये आपकी अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण निकल गया, ठीक है। आइए, ठीक है, इसी को थोड़ा सा एक दूसरे फॉर्मेट में देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसी को दूसरे फॉर्मेट में भी आप इसको देख सकते हो। अगर हम इसका बात करेंगे कि हमारा जो अभिक्रिया की दर है, जो अभिक्रिया हम लोग की ए से बी हो रही थी, उसके लिए अगर डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या बोला, के, सिंपल, किसके लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि के लिए क्या होगा, अभिक्रिया की दर क्या होगी, ठीक है ना, आपका जो वेग स्थिरांक है उसके बराबर होगी। अगर यहाँ से हम लोग इसका निकालने जाएं समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण निकालने जाएं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से dx को रहने दीजिए, dt से भेज दीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, k dt, ठीक है, k dt। अब यहाँ से जो है सीधे सीधे दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अगर दोनों पक्षों का क्या किया जाए, समाकलन किया जाए, तो ये होता है समाकलन का चिन्ह दोस्तों, dx इक्वल टू इंटीग्रल k dt। एक फार्मूला याद रखिएगा, इंटीग्रल dx का मान होता है x, इंटीग्रल dx मान क्या होता है, x, ठीक है। तो ऐसे इंटीग्रल dt अगर होगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, माने जो यहाँ पे चर होता है उसी का वैल्यू क्या यहाँ पे आती है,
ठीक है। तो इसका अगर हम लोग मान निकालें तो डिफरेंशियल से क्या होगा, इंटीग्रल कट जाएगा, क्या बचेगा यक्स, वही डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई यक्स, और यहाँ से के कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, ठीक है। डी टी का क्या हो जाएगा टी, आप प्लस कोई कांस्टेंट क्या जोड़ दिया सी, ठीक है, प्लस कोई कांस्टेंट क्या हो गया सी हो गया दोस्तों। तो आपका यहाँ से के टी प्लस सी, सी को बोलते हैं समाकलन स्थिरांक, क्या बोलेंगे समाकलन स्थिरांक, के क्या सी क्या है समाकलन स्थिरांक है। अब समाकलन स्थिरांक, जो स्थिरांक होता है उसकी वैल्यू क्या है, हर जगह क्या होती है समान होती है। जो आपका स्थिरांक होता है, ठीक है, उसका वैल्यू हर जगह क्या होता है बराबर होता है, एक ही होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें प्रारंभिक अवस्था पर क्या था, t बराबर 0 था। तो जब t बराबर 0 था तो ये कितना मात्रा इसका मान लीजिए a था, इसे कितना था 0, और जब समय t पर देखा था आपने, समय t पर तो यह हो गया था a माइनस एक्स, ये कितना हो गया था x हो गया था। तो t बराबर 0 पे इसकी मात्रा कितनी थी a थी, ठीक है। तो जब t बराबर 0 होगा, जब t बराबर 0 होगा तो आपका x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी a हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 0, क्योंकि x का कोई वैल्यू वहाँ पे नहीं थी। जब t बराबर 0 था तो x की वैल्यू क्या थी 0 थी यहाँ पे। तो कह सकते हैं जब t इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0। जब t बराबर 0 था तो मात्रा a थी, लेकिन x कितना था यहाँ पे, x इक्वल टू क्या था 0 था। t समय बाद क्या हो गया x की वैल्यू x आई मैंने कुछ बढ़ के x हो गया, ठीक है। तो जब t बराबर 0 था तो x इक्वल टू 0, तो यहाँ मान रखेंगे तो c इक्वल टू क्या आएगा 0, क्योंकि आप देख लो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा तो पूरा क्या हो जाएगा 0, तो c इक्वल टू 0। अब इसका मान इसमें रख दो तो आपका x इक्वल टू क्या आएगा k इंटू टी प्लस 0, यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू के टी। अब यहाँ से t का मान निकाल लोगे, चाहे k का मान निकाल लोगे, जिसका चाहे उसका निकाल लो। हम लोग k का मान निकाल लेते हैं, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपान टी, k इक्वल टू x अपान टी, इसी को बोलते हैं समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण किसके लिए, शून्य कोटि की प्रक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए। ये हो गया शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण हो गया दोस्तों, ठीक है। अभी ग्राफ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। ग्राफ के बारे में आप जो चर्चा कर रहे हैं, आइए उस ग्राफ को भी देखते हैं। ग्राफ को निकालने के लिए किस समीकरण का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी जो सांद्रता का जो फॉर्मेट था, सांद्रता के लिए देखिए यहाँ पे इसी समीकरण से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है k इक्वल टू क्या आया x बाई टी आया, इसको t को इधर पक्षांतर करते हम लोग तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या होगा के टी, x इक्वल टू के टी हो जाएगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, इसको अगर पक्षांतर कर ले इधर, ठीक है, तो x माइनस के टी इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि 0 इक्वल टू x माइनस के टी, एक्स माइनस के टी, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या होता है एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। उसके बेस पर लोग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, m की वैल्यू 1, और आपका जो कांस्टेंट c है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के टी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए शून्य कोटि के लिए ग्राफ को ड्रा करना है, तो ठीक है। ग्राफ को ड्रा करने के लिए ग्राफ कितने प्रकार का हो सकता है हम लोग का, ठीक है। एक तो आपका सांद्रता समय ग्राफ बनाएंगे हम लोग, एक क्या है दर और सांद्रता ग्राफ बनेगा, ठीक है। सांद्रता और समय में ग्राफ देखेंगे, दर और सांद्रता में, और दर और समय में ग्राफ, 3 ग्राफ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। ये हम लोग की कोई क्या है शून्य कोटि की अपक्रिया है, ठीक है। अगर हम लोग इसका दर समीकरण लिखें, ठीक है, अभी हम लोग इसको इसी को देख रहे थे पीछे, ठीक है। दर समीकरण देखें, अब हम लोग जो समीकरण बनाएंगे, ऐसा समीकरण बनाएंगे जिससे क्या ये तीनों ग्राफ क्या हो एक ही समीकरण से क्या हम लोग ड्रा कर सकें, ठीक है। इसीलिए उसको डिलीट किया मैंने, और यहाँ पे क्या है शॉर्ट में आप देखेंगे इसको बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। तो दर समीकरण अगर लिखेंगे हम लोग, तो दर समीकरण जानते हैं आप क्या होता है, दर समीकरण r इक्वल टू माइनस, है ना, माइनस, और आपका जो अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष वही, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस, और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने डी ए, है ना, डी ए अपान क्या हो गया डी टी, आर इक्वल टू माइनस डी एक टी मसाफे ए की सांद्रता है, ठीक ना, ए की सांद्रता बटे क्या है समय, ठीक है। यह माइनस चिन्ह बताया मैंने अभी, क्या है घटने को ही, जो अभिकारक की सांद्रता घट रही है उसको प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। और जो डी यूज किया गया है ये क्या है, डी क्या है डिफरेंशियल, है ना, डिफरेंशियल रेट है, ठीक है ना। डी क्या है डिफरेंशियल रेट है, वो
किस प्रकार से वो अपघटित हो रही है उसकी मात्रा, उसके लिए दिखाया गया यहाँ पे, ठीक है ना। इसको आप इंस्टेंट भी बोल सकते हो, इंस्टेंट रेट आप जो निकाले थे आपने वहाँ पे क्या किया था, डी का यूज किया था, याद होगा आप लोग को, ठीक है। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डी अपान डी टी हो गया, ठीक है। अभी यही चीज़ क्या होती है, अगर शून्य कोटि की क्रिया होगी, शून्य कोटि की क्रिया होगी तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है आपका आर इक्वल टू के होता है, आर इक्वल टू के, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आर इक्वल टू के होता है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डी ए अपान डी टी इक्वल टू क्या हो गया, के, माइनस डी ए अपान डी टी इक्वल टू के हो गया। अब क्या करेंगे, डी टी को उधर भेज देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका डी ए इक्वल टू माइनस को भी भेज दीजिए, तो माइनस के और क्या हो गया यहाँ पे डी टी हो गया, ठीक है। अभी हम लोगों ने समाकलित एक समीकरण निकाला था यक्स और ए के फॉर्म में, अभी हम लोग क्या है इस अभिकारक की सांता के रूप में निकाल रहे हैं, क्योंकि जो ग्राफ बनाएंगे तो वहाँ पे अभिकारक की सांता को दिखाना क्या हम लोग को आवश्यक है यहाँ पे। तो आप यहाँ कर सकते हो कि डी ए इक्वल टू माइनस के, यहाँ पे क्या हो गया डी टी हो गया, के डी टी। अब यहाँ पे जैसे वहाँ पे दोनों पक्षों का समाकलन किया था, वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर यहाँ समाकलन चिन्ह लगा दीजिए, तो डी एक्टिव ऑफ ए इक्वल टू माइनस है ना इंटीग्रल के, और यहाँ पे क्या हो गया डी टी हो गया। अभी बताया मैंने वहाँ पे कि आपका अगर ये किस फॉर्म में है, dx के फॉर्म में फॉर्मूला बताया था अभी कि ये dx है तो क्या हो जाएगा, इसका x हो जाएगा, ठीक है। तो ये dA के फॉर्म में है तो क्या इसका हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्टिवस ऑफ a इक्वल टू माइनस के, तो कांस्टेंट है, ठीक है, dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, तो माइनस के टी हो गया, आप प्लस कोई कांस्टेंट क्या हो गया, c क्या है, समाकलन स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग, t इक्वल टू 0 पे जब समय 0 था तो उसकी प्रारंभिक सांद्रता और t समय बाद सांद्रता क्या थी, बराबर थी। t समय 0, t बराबर 0 पर आपका एक्टिवस ऑफ a इक्वल टू क्या, एक्टिवस ऑफ a नॉट, ठीक है। ये क्या चीज़ है, प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है। ये क्या है आपका t समय बाद, t समय बाद की सांद्रता। जब t 0 होगा तो दोनों सांद्रताएं क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा उस समय, ठीक है। तो अगर हम ये मान यहाँ पे रखें हम लोग अपने समीकरण में यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एक्टिवस ऑफ a, ठीक है, एक्टिवस ऑफ a की जगह पे क्या होगा, a नॉट हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे t है वहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो माइनस के इंटू 0 आप प्लस क्या हो गया c, तो c इक्वल टू क्या आ गया आपका, एक्टिवस ऑफ a नॉट आ गया। अगर इस मान को इस समीकरण में लेकर क्या करें, रखें, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्टिवस ऑफ a इक्वल टू माइनस के टी आप प्लस एक्टिवस ऑफ ए नॉट हो गया, ए नॉट, ठीक है दोस्तों। अब इसको अब क्या हो गया, ये समीकरण किस रूप में हो गया, एक्टिवस ऑफ ए, ठीक है, आपका माइनस के टी प्लस क्या हो गया ए, ठीक है। अब ये जो समीकरण निकल के आया है आपका, देखिए किस में है, प्रारंभिक सांद्रता इसमें आई हुई है, ठीक है, और टी इसमें बाद वाली सांद्रता भी आई हुई है, और समय भी क्या इसमें आया हुआ है, और जो आपका रेट कांस्टेंट है वो भी क्या है, आया हुआ है। अब इसकी सहायता से हम चाहेंगे तो आसानी से क्या है, ग्राफ को फॉर्म कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तीनों ग्राफ क्या है इससे हम लोग निकाल सकते हैं। आइए अब ग्राफ को ड्रा करते हैं हम लोग, बिल्कुल इजी आसान तरीके से, ठीक है। इसी समीकरण को आपको दिखाने के लिए, ठीक है, आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन दिया मैंने आपको, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब इस समीकरण से आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल, आपका जो x इक्वल टू, जो आपका k इक्वल टू एक्स अपन टी था समीकरण, उस समीकरण से आप सीधे ग्राफ को ड्रा नहीं कर पाते, लेकिन इस समीकरण से क्या है, देखिए किस प्रकार से आप ग्राफ को ड्रा कर सकते हो। आपका एक्टिवस ऑफ a इक्वल टू माइनस के टी प्लस क्या है, a नॉट है। प्रारंभिक सांद्रता क्या होती है, स्थिर होती है, नियत होती है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इसमें जो परिवर्तन करने वाले कारक था, जैसे आपका था dx बाई डी टी इक्वल टू क्या था, k था, अब फिर एक दर क्या थी, k के बराबर थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे k क्या है आपका कांस्टेंट हो गया समय के साथ, है ना। तो इसको अगर हम तुलना करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या है, एक रेखा का समीकरण है, रेखा का समीकरण है। तो इसमें देखो हम लोग का ये क्या है, y की जगह पे है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका ये t क्या वेरिएबल है, समय तो बदलता रहेगा, ठीक है। तो आपका ये आपका x वाला हो गया, और ये क्या हो गया आपका m के लिए हो गया, ठीक है, और ये चीज़ क्या हो गई, c हो गई। तो अब यहाँ पे y क्या है, y अक्ष
पे कटा हुआ, वाई अक्ष पे देखेंगे हम लोग उसको, ठीक है। ये एम क्या हो गया, उसकी प्रवणता हो गई, ढाल उसकी स्लोप जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक्स एक्सिस क्या हो गया, टी हो गया आपका। यहाँ पे सी क्या है, वाई अक्ष पे कटा हुआ अंतखंड होता है, तो आपका ए नॉट क्या हो गया, वाई अक्ष पे कटा हुआ अंतखंड हो गया। तो अब हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ये आपका ग्राफ है, ये इस समीकरण की सहायता से ग्राफ बनाए हम लोग, ठीक है। तो ये आपका क्या है, वाई अक्ष है, तो इस पर किसको दिखाएंगे, ए को दिखाएंगे, इस पर क्या है, ए दिखाएंगे, ठीक है। ये क्या है आपका यक्स टी वाला है, तो इस पर क्या दिखाएंगे, समय को दिखाएंगे, ठीक है। इस पर आपका सांद्रता हो गया, ठीक है। इस पर क्या हो गया, समय हो गया, ठीक है। सांद्रता और समय में ग्राफ सबसे पहले, तो सांद्रता और समय में ग्राफ जब बनाने जाएंगे तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो प्रवणता है माइनस में है, प्रवणता क्या है, माइनस के है। यहाँ पे m इक्वल टू क्या है, माइनस के। ये निगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि ढाल क्या है, नीचे की तरफ है। ढाल ये किसको दिखा रहा है, ढाल को किधर है, वो नीचे की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये देखिए, ये जो ए नॉट है, जो ए नॉट है हम लोग का, ये क्या है, वाई अक्ष पर कटा अंतखंड है, वाई अक्ष पर कटा क्या है, अंतखंड है। तो इसका मतलब कहीं कट रहा होगा, तो यहाँ पे जहाँ कट रहा है यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, ए नॉट हो गई, क्या हो गई, ए नॉट। ये जो वैल्यू है क्या है, ए नॉट है। हम लोग इस अक्ष पे क्या दिखा रहे हैं, सांद्रता दिखा रहे हैं। ये क्या है, इसको लिख दें हम यहाँ पे, ये क्या है, सांद्रता अक्ष है। ये आपका ये क्या है, समय अक्ष है। ये क्या है, समय अक्ष। ये क्या हो गया, सांद्रता अक्ष। तो हम लोग का जो ढाल रेखा का क्या बिल्कुल ये आ रहा है, सीधी रेखा का समीकरण है, इसलिए क्या बन रही है, सीधी रेखा बन रही है, ठीक है। तो यह जो रेखा हम लोग को मिल रही है, ये जो इसका ढाल जो होगा, इसका ढाल कितना बताया आपने, ढाल क्या होगा, माइनस के हो गया। इस रेखा का समीकरण क्या हो गया, एक्टिमास ऑफ ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। ये इस रेखा का समीकरण हो गया जो ग्राफ बन रहा है इसका, ठीक है दोस्तों। तो ये तो सिंपल आप समझ में आपको आ गया होगा सर, समय और सांद्रता के बीच में ग्राफ क्या है। आइए इसका अब जो ग्राफ है वो दर के साथ देखते हैं, दर और सांद्रता के साथ देखते हैं, दर और सांद्रता में, ठीक है। ये तो समय और सांद्रता ग्राफ हो गया। दर और सांद्रता में देखिए, तो आपकी जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है दोस्तों, शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या है आपका, आप बिल्कुल सांद्रता को बढ़ाते जाओ घटाते जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो दर है वो एक समान रूप से चलेगी, अभिक्रिया एक समान रूप से होती रहेगी। तो इस पर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे इस पर दर दिखा दीजिए, ये आपका दर हो गया, इस पर क्या हो गया, सांद्रता हो गया। तो अब बताओ हम यहाँ पे सांद्रता को हम बढ़ाते हैं, कुछ दर है अभिक्रिया की, हम कुछ अभिक्रिया हो रही थी किसी दर से, हम सांद्रता को बढ़ाना शुरू किए, सांद्रता बढ़ा रहे हैं, ठीक है, सांद्रता बढ़ा रहे हैं, लेकिन सांद्रता बढ़ाएं और दर पे कोई प्रभाव न पड़े, इसका मतलब क्या है, दर नियत है। तो शून्य कोटि की दर क्या होती है, नियत होती है। इसलिए यहाँ पे क्या है, आपको सांद्रता बढ़ाने पर, सांद्रता बढ़ाने पर दर अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। क्यों भाई ऐसा क्यों है, शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है, शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है, कांस्टेंट होती है, नियत होती है। इसलिए हम सांद्रता बढ़ाएंगे लेकिन दर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तीसरा ग्राफ क्या है, दर और समय ग्राफ है। तो दर और समय ग्राफ को देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया, दर हो गया, ये क्या हो गया, आपका समय हो गया। तो कुछ दर से अभिक्रिया हो रही थी, आप कुछ समय बाद हम लोग देख रहे हैं ऐसे बढ़ते जाएं, कितना भी समय बढ़ाते चले जाएं, आपका दर क्या है, नियत है। तो यहाँ पे क्या है, समय के साथ दर क्या होती है, नियत होती है। समय के साथ जो है दर क्या होती है, दर नियत रहती है, नियत रहती है। किसमें, शून्य कोटि की अभिक्रिया में, शून्य कोटि की अभिक्रिया में, शून्य कोटि की अभिक्रिया में समय के साथ दर क्या है, नियत रहती है, दर चेंज नहीं होती दोस्तों, ठीक है। ये तो था आपका तीनों ग्राफ देखा आपने, तीनों ग्राफ बिल्कुल अस्पष्ट है, ठीक है। ये आपका जो सांद्रता है और जो समय है, ठीक है, उसके बीच में ग्राफ हो गया, ठीक है। अब सांद्रता समय के बीच समझ गए, तो वहाँ से हम लोग क्या है, दर और सांद्रता में निकाल सकते हैं। सांद्रता कितना भी बढ़ाएंगे घटाएंगे, दर में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, समय को भी देखें, कुछ समय बाद देखें, तभी क्या है, दर वही रहेगी, ठीक है, क्योंकि दर बदल नहीं रही, चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। आइए इसका लास्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, ठीक है। अर्धकाल, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धकाल क्या है। अर्धकाल आधा समय, नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, आधा समय। आधा समय का मतलब क्या हो गया
कि जितने समय में कोई अभिक्रिया क्या है, जितने समय में अभिकारक की सांद्रता क्या रह जाए, आधी रह जाए, उसी को बोलते हैं क्या चीज़, अर्धकाल बोलते हैं, है ना। अर्धकाल का मतलब क्या हो गया, जितने समय में अर्धकाल, अर्धकाल का मतलब क्या हो गया, जितने समय में किसी अभिकारक की सांद्रता आधी रह जाए, ठीक है, चाहे आधी समाप्त हो जाए, उसे बोलते हैं क्या चीज़, अर्धकाल बोलते हैं, अर्धकाल या अर्धायुकाल। अभी हम लोगों ने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समीकरण निकाला था, क्या था, x इक्वल टू आपका क्या था, k इक्वल टू x बाई टी निकल के आया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, x क्या है, अभिकारक की बची मात्रा है, अभिकारक की बची या शेष मात्रा, और t क्या है, वो लगा समय, ये क्या है, लगा समय है, ठीक है। अब अर्ध आयुकाल के लिए क्या हो जाएगा, अर्ध आयुकाल में क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा, प्रारंभिक मात्रा का आधा। आप प्रारंभिक मात्रा मान लीजिए कितनी है, प्रारंभिक मात्रा कितनी मान लीजिए a है, तो x इक्वल टू क्या होगा, प्रारंभिक मात्रा का आधा कर दीजिए, a/2 हो जाएगा, a/2। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। और जहाँ पे आपका t है उसको संकेत के रूप में बोल दें t½ ये, अगर ये आपका अर्ध आयुकाल है, अर्ध आयुकाल t मतलब क्या होगा, t½ इसको बोलेंगे अर्ध आयुकाल को। तो हम लोग का यहाँ पे k का मान क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों, यहाँ पे k इक्वल टू जहाँ पे आपका x है वहाँ पे क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, और नीचे आपका क्या है, t½ हो जाएगा। अगर हम k इसमें से देख लीजिए, t½ का मान निकालना चाहते तो t½ इक्वल टू क्या होगा, a/2k, है ना। तो अर्ध आयुकाल क्या हो गया, अर्ध आयुकाल t½ बराबर क्या हो गया, a/2 और इंटू k, ये मान निकल के आया आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आ रही है, यहाँ पे जो आपका अर्ध आयुकाल है, अर्ध आयुकाल t½ प्रपोर्शनल टू a है, क्योंकि 2 और k तो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया, a हो गया। यानी कि आप कह सकते हो कि अर्ध आयुकाल प्रपोर्शनल होता है किसके, ठीक है, प्रारंभिक मात्रा के, है ना। अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा के समानुपाती होता है, यानी कि आपका t½ इक्वल टू, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, t½ प्रोपोर्शनल टू a0, t½ प्रोपोर्शनल टू a0, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप k का मान निकाला तो k निकाल सकते हो, t½ निकालना चाहो t½ निकाल सकते हो, ठीक है। आइए इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं दोस्तों, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया को पूरा कंप्लीट करते हैं कुछ इस पे न्यूमेरिकल देख करके, ठीक है। आइए पर इसको डिलीट करते हैं तो बताते हैं।